जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल की आप सक्सेस जीवन में। तो आज हम बात करने वाले हैं वैदिक काल के बारे में, वैदिक इरा के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं वैदिक काल कहाँ से स्टार्ट होता है, किस तरह से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, वैदिक काल। वैदिक काल, वैदिक काल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने? दो भागों में। वैदिक काल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर एक, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल को कितने समय सीमा इसकी है, 1500 बीसी से लेकर के 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी, 1000 बीसी। और उत्तर वैदिक काल की जो समय सीमा है वो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी, 600 बीसी। ठीक है, 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी। अब प्रश्न ये आता है कि उत्तर वैदिक काल में हमें, उत्तर वैदिक काल में किन की रचना हुई, किस ग्रंथ की रचना हुई? तो उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई। तो उत्तर वैदिक काल में रचना हुई किसकी? ऋग्वेद की, ऋग्वेद। ठीक है ना, ऋग्वेद की रचना सिर्फ उत्तर काल ऋग्वैदिक काल में होती है। और उत्तर वैदिक काल में रचना जो होती है, यहाँ पर किन की रचना होती है? इस काल में सामवेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद, पुराण, स्मृतियाँ, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, और ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक, इनकी रचना होती है। ठीक है ना, इनकी रचना हो जाती है, आरण्यक की रचना होती है। इसके बाद अगर बात करें हम कि वैदिक काल को अगर पढ़ना हो तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले वैदिक काल को पढ़ने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी? पुरातात्विक। किसी भी इतिहास को पढ़ने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? साक्ष्य होना चाहिए। कौन से? पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक, पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यक साक्ष्य, साहित्यक साक्ष्य, ये होना ज़रूरी होता है। ठीक है, इससे हमें किसी भी वैलिड इतिहास की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्य में हो गया, जैसे पुरातात्विक साक्ष्य की अगर बात करें तो पुरातात्विक साक्ष्य में हमें मिलता है क्या? चित्रित धूसर मृतभांड, चित्रित धूसर मृतभांड, ये हमें जानकारी मिलती है पुरातात्विक साक्ष्य से। और हरियाणा से मिला हमें, हरियाणा से, हरियाणा के भगवानपुरा से मिला, भगवानपुरा से 16 कमरों वाला, 16 कमरों का घर। ठीक है ना, 16 कमरों वाला घर मिला, ये हमें जानकारी मिलती है। ठीक है ना, और क्या मिलता है? 1600 बीसी पुराना, 1400 बीसी पुराना, बीसी पुराना अभिलेख, 1400 बीसी पुराना अभिलेख मिलता है। ठीक है ना, और 1600 बीसी पुराना अभिलेख मिलता है। 1600 बीसी पुराना अभिलेख, पुराना अभिलेख। ठीक है, 1600 बीसी पुराना अभिलेख मिलता है। और इसमें नाम क्या है? इसका नाम है कस्सी अभिलेख, कस्सी अभिलेख, कस्सी अभिलेख। ठीक है ना,
तो कस्सी अभिलेख से हमें जानकारी क्या मिलती है, यहाँ से प्रश्न ये बनता है। साहित्यिक साक्ष्य की अगर बात करें तो साहित्यिक साक्ष्य में हमें क्या है, ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। यही एक साहित्यिक साक्ष्य है जिससे हमें वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। अब इसकी आगे बात करते हैं। तो आगे हमने बताया कि कस्सी अभिलेख जो है, कस्सी अभिलेख में बताया गया है 2 वंश का पता चलता है। तो देखिए, जो हमें अभिलेख मिले 1600 बीसी पुराना और 1400 बीसी पुराना, जिसमें एक का नाम है कस्सी अभिलेख। कस्सी अभिलेख, कस्सी अभिलेख। कस्सी अभिलेख से हमें जानकारी ये मिलती है कि ईरान की शाखा, ईरान की एक आर्य शाखा, आर्य शाखा भारत आई थी, भारत आई थी, जिसने जिसने वैदिक धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया। ठीक है, जिसने क्या किया, इसको आगे बढ़ाने का काम किया, वैदिक काल को आगे बढ़ाने का काम किया इसने। ठीक है, इसमें इसी से जानकारी मिलती है हमें। हित्ती वंश और मित्तानी वंश का पता चलता है, हित्ती वंश और मित्तानी वंश का पता चलता है, मित्तानी वंश का पता चलता है, वंश का पता चलता है। ये हमें साहित्यिक जानकारी है, वो पुरातात्विक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं किसी न किसी जगह से। अगर हम बात करें सबसे पहले ऋग्वेद की, हम बात करने वाले हैं किसकी, ऋग्वेद की। ये तो हो गए साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य की बातें, जिससे हमें पता चलता है कि हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, जिससे हम इनको पढ़ सकते हैं। ऋग्वैदिक काल को पढ़ने की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में पढ़ने की जानकारी हमें सिर्फ ऋग्वेद से मिलती है और पुरातात्विक साक्ष्य में हमने बताया। ठीक है, अभिलेख और मृतभांड और चित्रित धूसर मृतभांड के से जानकारी हमें मिलती है कि एक वैदिक काल भी कोई समय था जिसमें ये चीज़ों का विकास हुआ और उतने समय ये चीज़ें चल रही थी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम लोग ऋग्वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल की अभी समय सीमा हमने बताई। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल हमने बताया कि ये जो है 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी पुराना है। ठीक, इसमें हमें अगर ऋग्वैदिक काल की बात करें तो हमने बताया कि 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी पुराना है। और ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ कि ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ था कि यहाँ जो गंगा प्लस यमुना नदी के बीच, ऋग्वैदिक काल में क्या होता था कि गंगा और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मर्षि देश कहते थे, ब्रह्मर्षि देश कहते थे, ब्रह्मर्षि देश कहते थे। ये जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है, ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ऋग्वेद से प्राप्त होती है। दूसरी बात ये है, ये पूछ लिया जाता है कि गंगा और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं और इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। दूसरी बात ये कि सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी प्लस घग्गर नदी के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहते थे, ब्रह्मावर्त
कहते थे। ये जानकारी भी हमें किससे प्राप्त होती है? ये जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है, ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ये जानकारी भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ऋग्वेद से प्राप्त होती है। और तीसरी बात ये है कि हरियाणा के क्षेत्र में, हरियाणा का एक क्षेत्र पाया गया जिसको हरियाणा के क्षेत्र, मतलब वो प्रेजेंट टाइम में उसे हरियाणा कहेंगे, तो उतने समय का कुरुक्षेत्र था। तो कुरुक्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को, कुरुक्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को, कुरुक्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो उसे भी ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था, ब्रह्मावर्त। और ये जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है मनुस्मृति से, मनुस्मृति से प्राप्त होती है। ये महत्वपूर्ण है यहाँ से कि कहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है। घग्गर और उसके सरस्वती के नदी के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। तो ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ऋग्वेद से प्राप्त होती है। जबकि कुरुक्षेत्र के आसपास वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता है, परंतु इसकी जानकारी हमें मनुस्मृति से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये यहाँ से महत्वपूर्ण बन जाता है। एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? और ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो हिमालय और विंध्य पर्वत के क्षेत्र को मध्य देश के नाम से जाना जाता था। ये जानकारी हमें भी ऋग्वेद से ही प्राप्त होती है। ठीक है, हिमालय और कि कौन सा हमने बताया? हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच के क्षेत्र को हमें मध्य देश के नाम से जाना जाता था, और ये जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। अब यहाँ पर यह बनता है कि ये जो आर्य हैं ये कहाँ से आते हैं, इनके अलग अलग विद्वानों की क्या मत हैं, इसको हम बताने का प्रयास करते हैं। आर्यों के या विदेशी के भारत आगमन के अलग अलग दार्शनिकों को क्या मत है? देखिए, आर्य आए थे, मतलब कहाँ से आर्य आए थे, ये अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जैसे इसमें बताया गया मैक्स मूलर, और मैक्स मूलर का एक प्रामाणिक सिद्धांत है, ये विज्ञान ने भी इसको सिद्ध किया है। M17 नामक आनुवंशिक संकेत ये बताता है कि मैक्स मूलर के द्वारा बताई गई ये बात कि मध्य एशिया से आए हुए थे, ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत के हिसाब से भी साबित होती है। M17 नामक आनुवंशिक पदार्थ की खोज से वहाँ से बताया कि ये जो मध्य एशिया के जो आर्य आए थे, लोग आए थे, विदेशी आए थे, वहाँ का जो उनके आनुवंशिक संकेत मिलते हैं वहाँ के लोगों के, वो भारत में वो दिल्ली के 35% लोगों में से मिलते हैं। ठीक है, तो ये इनका सिद्धांत बहुत ही प्रामाणिक हुआ। इनका कौन बताया हमने? मैक्स मूलर ने बताया क्या कि ये मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया। ठीक है, इनका मत हो गया। दयानंद सरस्वती के अनुसार पूछ लिया जाता है, दयानंद सरस्वती के अनुसार, दयानंद सरस्वती के अनुसार कहाँ से आए थे? तो दयानंद सरस्वती के अनुसार आए थे तिब्बत से, ठीक है, उत्तरी ध्रुव की अगर बात की, उत्तरी ध्रुव से आए थे। ये किसका मत है? ये मत है बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है, जर्मनी के मैदानी भागों से पूछ लिया जाता है, जर्मनी के मैदानी भागों से आए थे, मैदानी भागों से आए थे। तो ये है किसका मत? ये है प्रोफेसर पेंका के अनुसार ये जो आर्य हैं जर्मनी के मैदानी भागों से आए थे। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मर्षि देश से आए थे, ब्रह्मर्षि देश से आए थे। ये मत किसका है? ये मत है गंगानाथ झा का, गंगानाथ झा।
गंगानाथ झा के अनुसार कहाँ से आए थे? जर्मनी के मैदानी भागों से आए थे। ठीक है, और तो ये मत हुए, और काफ़ी दार्शनिकों ने मतलब अलग अलग मत दिए हैं, जो कि प्रमाणित हमने बताया कि मैक्स मूलर के अनुसार कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। ये प्रमाणित है M17 नामक आनुवंशिक पदार्थ की खोज से। ये साबित हो गया कि ये जो है कि 35% लोग जो भारत के निवासी हैं, भारत के निवासियों को जो DNA उनका चेक हुआ तो 35% लोग मध्य एशिया के पाए गए, जो कि उत्तर प्रदेश या दिल्ली के कुछ भागों में निवास करते हैं, वो 35% लोग वही हैं। ठीक है, तो हमने बात की क्या? आर्यों के आगमन की। ठीक है, चलिए बात ये होती है कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? ऋग वैदिक काल। वैदिक काल में हमने पढ़ा ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में हमने बताया आपको, देखिए अब यहाँ से बनता है कि वैदिक काल में जो कितनी ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो उनकी शाखाओं के बारे में बात करते हैं। उनके अनुसार अलग अलग मत हैं कि ऋग्वेद की शाखाएं, ऋग्वेद की शाखाएं, ऋग्वेद की शाखाएं। दार्शनिक मत, ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? जैसे कि बताया कि 21 शाखाएं। 21 शाखाएं हैं किसके अनुसार? पतंजलि के अनुसार। पतंजलि के अनुसार बताया इन्होंने कि ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 21 शाखाएं। ठीक, इसके बाद 5 जो शाखाएं हैं वो चरण व्यूह के अनुसार है। चरण व्यूह ने बताया कि ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, जिसमें से ये प्रमाणित क्या हैं? इनमें से 5 प्रमाणित इनकी शाखाएं हैं। शाकल, वास्कल, अश्वायन, संख्यायन और मांडुकायन। ये इनकी प्रमाणित शाखाएं हैं। क्या हैं? प्रमाणित शाखाएं इनकी। ठीक है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रमाणित शाखाएं किसकी हैं, किनके अनुसार हैं? तो 5 शाखाएं हैं। ठीक है, भगवत दत्त के अनुसार पूछ लिया जाता है। तो अगली है भगवत दत्त के अनुसार कितनी शाखाएं हैं? तो भगवत दत्त के अनुसार है 27 शाखाएं। भगवत दत्त के अनुसार। ठीक, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न दार्शनिक मत बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ से ये प्रश्न बनता महत्वपूर्ण है कि जो ये शाखाएं हैं ऋग्वेद की, शाकल और वास्कल के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं, उनको किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो उसको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं किसकी? ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं। और ये हमने बताया चरण व्यूह के अनुसार कि इन्होंने बताया कि शाकल और वास्कल जो शाखाएं हैं, इसके अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं, कितने मंडल, कितने अष्टक, कितने अध्याय, कितने शब्द, कितने अक्षर, कितनी सूक्तियां, इसके बारे में बताया गया है। तो शाकल और वास्कल के अनुसार, शाकल और ऋग्वेद की शाखा, शाकल और वास्कल के अनुसार, शाकल और वास्कल के अनुसार, शाकल और वास्कल के अनुसार ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल हैं। ठीक है, 8 अष्टक, 10 मंडल, 8 अष्टक, 1028 सूक्तियाँ, 1028 सूक्तियाँ। ठीक है, 1028 सूक्तियाँ हो गई। 64 अध्याय, 64 हैं क्या? अध्याय, 64 अध्याय, 2006 वर्ग। क्या हैं? 2006 वर्ग हैं। फिर इसके बाद 1,53,826 इसमें शब्द हैं। ठीक, और 4,32,000 अक्षर हैं। ठीक है, ये बताया गया है। 10 मंडल, देखिए 10 मंडल। अब ये जो 10 मंडल हैं, इनके बारे में
अलग अलग मत है और किसने हर एक मंडल को लिखने का काम किया है। तो देखिए 10 मंडल के बारे में मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले जो पहला मंडल है उसको सभी अनेक ऋषियों ने मिलकर लिखा। तो पहला मंडल किसने लिखा? अनेक ऋषियों ने मिलकर के, अनेक ऋषियों ने मिलकर लिखा, इसे मिलकर लिखा है। ठीक। दूसरा जो मंडल है किसने लिखा है? तो दूसरा मंडल लिखा है ग्रत्समद ने, ग्रत्समद नामक ऋषि ने इसको मिलकर लिखा। ठीक। तीसरा मंडल किसने लिखा? तो तीसरा मंडल लिखा है विश्वामित्र ने। ठीक है। चौथा मंडल किसने लिखा? तो वामदेव। पांचवा अत्रि मुनि ने। ठीक है ना। छठवां किसने लिखा? देखिए ग्रत्समद, विश्वामित्र, भारद्वाज। और सातवां वशिष्ठ। और आठवां लिखा अंगिरा ऋषि ने। किसने? अंगिरा ऋषि ने। ठीक है। अब बात होती है कि ये 9वां और 10वां जो है, 9वां और 10वां, इस दोनों मंडलों को अनेक ऋषियों ने लिखा है, अनेक ऋषि। तो यहाँ से देखिए क्या है कि इसको याद कैसे कर सकते हैं कि पहला, 9वां और 10वां अनेक ऋषियों ने मिलकर लिखा। जबकि यहाँ से महत्वपूर्ण ये है, सबसे ज़्यादा देखा जाता है तो ऋषि ये वाला पूछ लिया जाता है और वशिष्ठ के इससे पूछ लिया जाता है। 8वें मंडल में किसकी व्याख्या की? तो मंडल तो सबको पढ़ना पड़ेगा, परंतु जो पूछा जाता है ज़्यादा पूछा गया है इसमें विश्वामित्र और वशिष्ठ वाला पूछा गया है। ठीक है। और इसमें अत्रि का नहीं, इसमें पूछ लिया गया था एक बार वामदेव का। ठीक है। तो इसको पूरा देखना पड़ता है मंडल, क्योंकि पूछे जाते हैं। ठीक है। तो देखिए अब हम एक एक मंडल के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, तो देखते रहिए। ठीक है। और इसके बारे में एक आगे बताने का प्रयास करेंगे मंडल के बारे में। ठीक है। धन्यवाद।